सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक में। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग एमपीपीएससी मेंस के मैथ्स में जो आपके सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। साथियों, आप देखेंगे कि हर एक साल के गैप पे लगभग आप देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। वो विद्यार्थी जिन्होंने गणित कभी नहीं पढ़ा है, जिनको गणित बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो लोग भी ध्यान से सुने। प्लस ये सेशन हमारी बाइलिंगुअल होगी, तो हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा लाभान्वित जो है फ़ायदेमंद होने वाली है। साथियों, सबसे पहले हम बेसिक अवधारणा को समझेंगे और माध्य माध्यिका बहुलक के टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आज के सेशन के बाद आपको नहीं रहेगा। तो आइए श्रृंखला में एक और वीडियो जोड़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बिना आपका समय लिए, माध्य माध्यिका बहुलक। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये तीन शब्द लिखे हुए हैं, माध्य पहला, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। अब ये माध्य माध्यिका बहुलक क्या है, एक एक करके समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक और आंकड़ों की, कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की जानकारी होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात समझिए कि आप किसका माध्य माध्यिका बहुलक निकाल रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि हम आंकड़ों का माध्य माध्यिका बहुलक निकाल रहे हैं। आंकड़े मतलब डेटा। आप एक डेटा लाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, इनको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मतलब इसको हम कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो ये तीनों जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए यूज होती हैं, पर उसके लिए कुछ डेटा होता होगा, कुछ आंकड़े होते होंगे। भाई ऐसा थोड़ी है कि हम रैंडमली किसी का भी माध्य माध्यिका बहुलक निकालेंगे। किसका निकालेंगे? संख्याओं का। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 विद्यार्थी यदि उस क्लास में हैं और 50 विद्यार्थियों का हमने एग्जाम लिया, अब जो भी मार्क्स उनको प्राप्त हुए, जो भी नंबर उनको मिले, उन मार्क्स का हम औसत निकाल सकते हैं। उन मार्क्स के आधार पर हम इन तीनों की गणना कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ का क्या मतलब है वो हम एक एक करके समझते हैं। साथियों, सबसे पहले आप समझें कि डेटा क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन। डेटा, आंकड़े, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए तथ्य अंकों को हम आंकड़े कहते हैं। मतलब यह है कि अगर मुझे मान लीजिए विश्लेषण करना है, परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, कोई मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या लूंगा? सबसे पहले आंकड़े लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी मैंने आपसे कहा, लेट अस से मान लीजिए एक शू बनाने की कंपनी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे जूता बनाने की कोई कंपनी है साथियों। अब आपने देखा होगा कि जो शूज़ बनाने की कंपनी, मान लीजिए वो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और यहाँ तक कि 12 नंबर के जूते बनाना चाहती है। अब कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले क्या कंपनी ये चेक नहीं करेगी कि मार्केट में जो कस्टमर है, जो भाई साहब जिनको वो जूते पहनाना चाहते हैं, उन कस्टमर में सबसे ज़्यादा कौन से नंबर की डिमांड है? जैसे कि आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन देखने में मिलते हैं वो 7, 8 और 9 नंबर के आपको जूते के ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें मालूम है, कंपनी को ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं, उनका जो एवरेज पैर का साइज़ है वो या तो 7 है, या तो 8 है, या तो 9 है। तो वो ज़्यादा डिज़ाइन, ज़्यादा अपना खर्चा, ज़्यादा एनर्जी किस पे लगाएगी? 7, 8 और 9 पे लगाएगी। तो ये डेटा का एनालिसिस हमें करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता है। तो बेसिकली एक निश्चित उद्देश्य के लिए, यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया? शूज़ बनाना। तो किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए जब आप आंकड़े, तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कह रहे हैं हम? आंकड़े या डेटा कह रहे हैं। द फैक्ट्स ऑफ नंबर कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड डेटा। डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप एग्जाम में, वैसे ही जनरली डेफिनेशन इस तरह से पूछेगा नहीं, बट अगर पूछता है, कई बार उसने प्रीवियस ईयर में आपने देखा है, मैंने आपको बताया भी है, बहुत बेसिक डेफिनेशन भी पूछ रखी हैं। जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। तो आप देखेंगे कि उसने प्रीवियस ईयर में कहीं ये भी पूछ रखा है कि मेंसुरेशन से आप क्या समझते हैं। 3 मार्कर में डेफिनेशन आ गई थी। खैर, अप टू मार्कर की बात हम लोग करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। तो आंकड़े देखिए साथियों, दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? वर्गीकृत और अवर्गीकृत। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले माध्य माध्यिका बहुलक को समझने के लिए। अब ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेटर से मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास में मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों ने पेपर दिया और जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 100, 100 मार्क्स का पेपर हुआ साथियों। और 100 मार्क्स में से किसी को मिले 20 नंबर, किसी को मिले 30 नंबर, किसी को मिले 30 नंबर, किसी को मिले 35, किसी को 40। ऐसा तो नहीं सोच रहे आप कि सारे बच्चे फेल हो गए? भाई ज़्यादा भी दिलवा देते हैं नंबर, ऐसा कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला 20, 30, 30, 35, 40, 50, 60, 70 और 80, 80।
अब यहाँ पर कितना डेटा हो गया हमारे पास, 3 और 3 6 9, और एक डेटा और दे देते हैं, लेट अस से मान लीजिए 35। ठीक है, अब ये 10 बच्चों के प्राप्तांक हैं, 10 बच्चों ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आंकड़े हैं। क्या है ये, आंकड़े, मतलब डेटा। अब मैंने आपसे कहा कि दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक होता है अवर्गीकृत डेटा। अवर्गीकृत डेटा क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। अवर्गीकृत डेटा का मतलब यह है साथियों, जब मैंने डेटा को एज इट इज लिख दिया है, मतलब मैंने इसको किसी ग्रुप में नहीं बांटा है, जैसे कि 10 बच्चों के अंक हैं, मैंने इनको एज इट इज लिख दिया, ये आंकड़े अभी जो है वो अवर्गीकृत की कैटेगरी में कहलाएंगे। अवर्गीकृत मतलब यह है कि मैंने उनको किसी प्रकार के वर्ग के अंतराल में नहीं बांटा है। मैं आपको और क्लियर करता हूं। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या है, इससे आपको समझ में आएगा। वर्गीकृत मतलब होता है ग्रुप्ड डेटा। अगर मैं इन मार्क्स को, देखिए अब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं, जब सोच के देखो अगर यही सैंपल 1000 बच्चों का होता, मान लो क्लास में 1000 बच्चे होते, या पूरे स्कूल का मुझे डेटा एनालिसिस करना है, तो 1000 बच्चों के नंबर लिखने के लिए किसी ने 20 लिए होंगे, किसी ने 30, किसी ने 30, 40, 50, 30, 15, 25, 25, 30, 40, ऐसे मुझे 1000 बार लिखना पड़ेगा। अगर मैं 1000 बार लिखूंगा तो ये बोर्ड तो छोटा पड़ ही जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो क्या हम 1000 लोगों का डेटा अलग अलग लिखेंगे क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो उसी के लिए हम डेटा को क्या करते हैं, वर्गीकृत, ग्रुप्ड, जिसको हम बोलते हैं कैसा डेटा, ग्रुप्ड डेटा। इस बात को आप समझिए सबसे पहले तो, नहीं तो बच्चे मीन मीडियन मोड पढ़ लेते हैं, उन्हें यही पता नहीं चलता कि ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो साथियों ग्रुप डेटा क्या होगा, जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के लिए समझाऊं, जैसे मान लीजिए अगर इस क्लास में 1000 बच्चे होते और मैं इनको ऐसे ग्रुपिंग कर देता, सपोज कीजिए जैसे 0 से 10 वाले बच्चे, 10 से 20 वाले, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले, 20 टू 30 मार्क्स वाले, और ऐसे करते करते मैं लिख देता 90 टू 100 मार्क्स वाले। अब मैं बोलता कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, या मैं लिखता यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर लिख देते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की संख्या, तो देखिए आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब 1000 बच्चे हैं, सपोज कीजिए किसी बच्चे ने 0 मार्क्स, किसी ने 1 2 3 ऐसे अलग अलग अंक प्राप्त किए, और 0 से 10 के बीच में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में कहीं है। 5 वाला भी इसी में आएगा, 6 मार्क्स वाला इसी में आएगा, 7 मार्क्स वाला इसी में आएगा, 7.5 वाला इसी में आएगा, कुल मिला के 0 से 10 बीच वाले सारे बच्चे यहाँ आएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि भाई 10 से 20 नंबर वाले जितने बच्चे हैं वो यहाँ शामिल हो जाओ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा, चेक किया तो मुझे पता चला कि 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, 100 बच्चे यहाँ पर हैं, 100 बच्चों के नंबर 10 से 20 में कहीं पर बीच में है। इसी प्रकार मैंने बोला कि 20 से 30 वाले मान लीजिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स, और इस तरह से मैं 1000 बच्चों को एक छोटी सी टेबल में केवल प्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसी को बोलते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, इसको बोलते हैं डेटा की ग्रुपिंग करना। मतलब ग्रुपिंग डेटा जब होगा, डेटा ग्रुप होगा, आंकड़े वर्गीकृत होंगे, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा। मतलब ये वर्ग अंतराल कहलाता है साथियों। 10 से 20 मतलब कितना वर्ग का अंतराल है, 10 से 20 में यदि आप डिफरेंस चेक करें तो आपको नजर आएगा कितने का डिफरेंस है, 10 का। अभी हम जानेंगे आगे धीरे धीरे इनको। तो वर्ग अंतराल होगा कहां पर, जब आंकड़े कैसे होंगे, वर्गीकृत होंगे, ग्रुप्ड होंगे। समझ पाए आप मेरी बात। ये कैसा डेटा है, नॉर्मल अनग्रुप डेटा, अवर्गीकृत आंकड़े। तो हम इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, माध्य, माध्य का, बहुलक को। सबसे पहले हम देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। माध्यिका को कई बार माध्यक भी कहते हैं। मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। तो आज की क्लास में हम मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा सीखेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले माध्य क्या है, मीन क्या है, तो आप बोलेंगे मीन क्या है। ये एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है साथियों। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको यूज करनी है। कोशिश करें अगर कभी एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो जितना स्टैंडर्ड मैं आपको तरीके बता दूंगा, आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आप डेफिनेशन को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको समझें। क्या होता है यहाँ पर, अनेक प्रेक्षणों का माध्य सभी प्रेक्षणों के मानों के योग। भाई आप माध्य किसका निकाल रहे हैं, प्रेक्षणों का। तो सभी प्रेक्षणों के मानों के योग, मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन को सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर जो आपको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, माध्य, मतलब मीन। मतलब एक तरीके से औसत आपने बचपन में पढ़ा था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही लिखा हुआ है कि मीन कैन बी फाउंड बाय एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग देम विद द
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डेफिनेशन के साथ मैंने यहाँ सूत्र भी लिखा है। मीन जो है वो क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी और ई। एक बच्चा है भाई 40 किलो का, एक बच्चा है 50 किलो का, एक है 60 केजी का, एक है 70 किलो का और एक है 80 किलो का। इन 5 बच्चों ने बोला कि चलो आज अपन एक दूसरे का माध्य निकालते हैं, हम सारे ग्रुप का माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम सीखेंगे कि 2 मार्कर में कैसे लिखना है, 7 मार्कर में कैसे लिखना है और 11 मार्कर में कैसे लिखना है, वो हम बात को समझेंगे। तो हम जोड़ेंगे सभी को, और प्रेक्षण कितने हैं, कितने बच्चे हैं, 2 3 4 और 5। तो 5 बच्चे हैं तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ के और डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 60 किलो। मतलब एवरेज जो वजन है वो पूरे बच्चों का वो कितना है, 60 किलो, 60 केजी। मतलब औसत वजन, मतलब लगभग सबका वजन जो है वो 60 के आसपास है पूरे ग्रुप का, ये मतलब है इसका। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अगेन देखिए डेटा कैसा है, अनग्रुप डेटा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का हम सेपरेटली अगले वीडियो में देखेंगे, सारी एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 व्यक्तियों के भार क्रमशः 20 30 40 50 और 60 किलोग्राम है, इन व्यक्तियों के वजन का औसत या माध्य ज्ञात कीजिए। आपको इसका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। साथियों अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप हैं भाई एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। एमपीपीएससी में या तो ये क्वेश्चन आएगा मेरे भाई 2 मार्कर में, 2 मार्कर में, 2 मार्कर में आपको 2-3 लाइन मिलेंगी, या फिर ये कितने में आएगा, 7 मार्कर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे प्रेजेंट करें। बचपन में आपको याद होगा स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते थे, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, अधिक से अधिक नंबर मिले। तो साथियों एक बात समझिए कि अगर मैं इसको 2 मार्कर में लिखूं, सपोज कीजिए 2 मार्कर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कितनी लाइन होगी भाई, 2 लाइन होगी, 3 लाइन होगी, बस, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, भाई ये लो आंसर, कैसे निकाला वो बाद में सोच लेना घर पर जाके अपने, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते एग्जामिनर को। तो कैसे निकालना बताएंगे उसको। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 मार्कर में प्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से समझिए। आप ये समझ गए आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिल ने जान लिया, पर्याप्त है। अब देखिए 5 व्यक्तियों के औसत भार क्रमशः इतने हैं, तो आपको 2 मार्कर में सीधा लिखना है औसत या माध्य बराबर माध्य। एक और बात मेरे भाई ध्यान रखिए, माध्य को आप काय से दर्शाते हैं, एक्स बार से। देखिए मैं आपको ये बात यहाँ पर बताना भूल गया हूँ कि एक्स बार से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स बार। एक्स बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है, आपको सिंबल जरूर लिखना है। मैं आपको बता दूंगा कि नंबर कहाँ पे कटते हैं। और गणित एकमात्र ऐसा विषय है आपके मेंस में जो आपको 100% स्कोरिंग कर सकता है। जितने नंबर का आएगा उतने आपको नंबर मिल सकते हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत समस्या है। और इन वीडियोस के बाद, इस पूरी सीरीज़ के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ के चले जाइए, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 व्यक्तियों के भार क्रमशः 20 30 40 50 और 60 किलो हैं, तो इनका औसत या माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल माध्य एक्स बार बराबर आप सीधा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, सबसे पहले लिखेंगे सूत्र क्या होगा, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये बहुत काम का है। ये जो साइन है वो ये बताता है कि मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहां पर तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, ये मैंने लिख दिया स्टेप, मैं इसी लाइन को कंटिन्यू कर सकता हूँ इस एरो से, मैं स्पेस बचाने के लिए। तो मैं जैसे ही इसको लगाऊंगा मतलब मैं आगे अब बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जगह कम है। तो आप बोलेंगे कि एक्स बार बराबर कितना होगा, 20 + 30 + 40 + 50 + 60 डिवाइड बाय कितना है, कितने प्रेक्षण है, 5। आप 5 से डिवाइड करेंगे। फिर आप नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, एक्स बार बराबर सीधा आप लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर हम इसको जोड़ देते हैं 50 90 140 200 200। तो 200 अपॉन 5 कितना लिखेंगे, 200 अपॉन 5, और सीधा आपको एक्स बार मिलेगा, कितना मिला, 40। ये आपका माध्य हो गया। इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर दें। एग्जामिनर को दिख गया है कि एक तो आपने सूत्र का प्रयोग किया और दूसरा आपने आंसर को मार्क कर दिया।
बिना किसी समस्या के आपको 2 मार्कर में इतना लिख के आ जाना है, कुछ भी नेतागिरी किए बिना। इंपॉर्टेंट बात, अब यही प्रश्न अगर 7 मार्कर में आ गया साथियों तो क्या करोगे? अगर ये सवाल 7 मार्कर में आया तो नौटंकी शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि आधा पेज आपको भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 मार्कर में क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं। साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे जब भी 7 मार्कर में आएगा क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है? एज पर द क्वेश्चन आप लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम। अब सबसे पहले आप बोलेंगे कि x1 बराबर 20 किलोग्राम, x2 बराबर 30 किलोग्राम, x3 बराबर 40 किलोग्राम। हम आंकड़ों को साथियों ऐसे दर्शाते हैं 50 किलोग्राम, और x5 बराबर 60 किलोग्राम, ठीक है? ये लिख दिया आपने। अब हम जानते हैं कि माध्य बराबर या मीन बराबर, इंग्लिश में वाले बच्चे लिखेंगे मीन, x बार इज इक्वल टू, हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों का योग। देखिए स्पेस कैसे भरा जाता है उसको समझिए आप। सभी प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? x बराबर, अब देखिए अब आप वैल्यू डाल रहे हैं तो यहाँ पर बोलेंगे x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। आप बोलेंगे ये तो क्या हो रहा है, बड़ी ही नौटंकी चल रही है। नौटंकी की जाती है दोस्तों, ये MPPSC है, आपको मार्क्स चाहिए। और यहाँ पर आप लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखेंगे? मान रखने पर। जैसे ही आपने लिखा मान रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, आप मान रख दीजिए 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको, मैं जैसे बता रहा हूँ आप उतना लिख के आ जाएंगे, आपके नंबर कोई नहीं काट रहा किसी भी प्रकार से। और लास्ट में एक लाइन अगर जगह बचती है, अतः उपरोक्त आंकड़ों का माध्य, अतः उपरोक्त आंकड़ों का माध्य 40 प्राप्त हुआ। बस बात खत्म, बिना किसी परेशानी के इतना लिख दीजिए, आधा पेज भर गया, कोई समस्या नहीं। अभी तो बहुत सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं। मेन आपको ये आर्ट सीखना है कि क्वेश्चन को छोटा कैसे करना है और बड़ा कैसे करना है। मैं उम्मीद करूंगा पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा। एक्स बार को दर्शाना ना भूलें, नहीं तो आपके वो नंबर काटेगा। हम चाहते हैं कि वो हमारी कॉपी पढ़े, अच्छे से चेक करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दें। और आप चाहते हैं दोस्तों तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर लिख के आइएगा। मैं उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ें, आगे चलते हैं भाई। अब एक और बात, जब आंकड़े ज़्यादा हों, जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हों तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। लेटस से एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, लेटस से, या फिर हम ऐसा करते हैं कि एक बारात है, सपोज कीजिए भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट से समझना, ध्यान से समझना। एक बारात है, उसमें बाराती बहुत सारे आए हैं भाई। आपकी इतनी दोस्ती आ रही है, मान लो किसी की शादी हो रही है। वैसे भी सरकारी नौकरी के चक्कर में लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, इंतज़ार में है कि कब वो बड़े बड़े अधिकारी बने और बहुत सारी देश सेवा की जा सके, है कि नहीं उचित पार्टनर? कई लोग इंतज़ार में होंगे कि नौकरी लगने के बाद अपने मनचाही वधु या वर को प्राप्त कर सकें। तो खैर, अब मान लीजिए इस बारात में कुछ हैं 40 साल वाले लोग, कुछ हैं 30 साल वाले, एक व्यक्ति है 30 साल का, एक 25 साल का भी नाच रहा है, एक 10 साल का बच्चा भी वहाँ ठुमके लगा रहा है, एक 15 साल का, 20 साल के बच्चे हैं, 25 साल वाले हैं, 30 साल वाले हैं, 40 साल वाले हैं। कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, 60 साल की उम्र में भी उनका बहुत ज़ोर से डांस निकल रहा है। एक 70 के दादाजी भी हैं, फैमिली में सबसे बड़े मेंबर। 60 ईयर्स वाले भी हैं, 65 ईयर्स वाले भी हैं, मान लेते हैं। कुछ 60 साल वाले भी हैं, कुछ 50 साल वाले भी हैं, और 55 साल वाले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हो गए? 2 4 6 8 10 13 और 3 16 और 2 18। दो लोग और ले लेते हैं, मान लीजिए एक अंकल हैं 40 ईयर्स के, और एक मान लेते हैं लेटेस्ट से 15 साल का एक बच्चा और ले लेते हैं। बारात में 20 लोग डांस कर रहे हैं जिनका डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? ऐसे हो सकता है कि और बड़ा डेटा हो, मान लीजिए 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं। पहले तो मेरे भाई एक बात समझिए कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अनग्रुप्ड डेटा है कि नहीं? अनग्रुप्ड डेटा, अवर्गीकृत आंकड़े। आप बोलेंगे बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अब आपको इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे कि एक नया शब्द आएगा आप, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता, जिसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो कॉलम बना सकता हूं, एक आयु एज और एक बारंबारता। मैंने आपसे बोला बारंबारता को क्या बोलते हैं आप? फ्रीक्वेंसी। आयु मतलब एज, आखिरी डेटा है क्या? एज है, आयु है।
अब आप बताइए मुझे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, जैसे कि भाई 10 साल वाला बच्चा है, और कौन है 15 साल वाले हैं, जैसे 10 साल है 15 साल है, और कौन नज़र आ रहा है आपको, क्या 20 साल वाला नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या 25 वाला नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्या आपको 30 ईयर्स वाले नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, क्या 35 साल के कोई जवान, नहीं, 40 साल बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, 40 ईयर्स, और कितने नज़र आ रहे हैं साथियों, 50 वाला नज़र आ रहा है, और कौन नज़र आ रहा है, 55 वाला, 60 वाला, और उसके अलावा हमें, मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सवाल नहीं करा रहा हूँ, 70 वाला, इस तरह से कुछ लोग मिले। अब साथियों समझिए, 10 साल वाले कितने लोग हैं, एक, एक बच्चा नाच रहा है 10 साल का, ठीक है, तो 10 साल वाले कितने बच्चे हैं, एक, ये मैंने टेबल बना दी, तो मैंने दर्शाया कि 10 साल वाले बच्चे कितने हैं, एक, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में टेबल बनी हुई आएगी, आपको ये बता रहा हूँ कि टेबल का मतलब क्या है। जो विद्यार्थी पहली बार हिम्मत जुटा के गणित पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कभी चाह के भी नहीं भूलोगे आप, एक बार ध्यान से देखोगे तो। 15 बच्चे कितने हैं, 15 साल वाले कितने लोग हैं, एक, उसके बाद दो, दो लोग हैं जो हमारे 15 साल के हैं, तो मैंने लिख दिया दो। 25 साल वाले कितने लोग हैं साथियों, एक, दो, और कोई है 25 साल वाला, नहीं, दो लोग हैं। 30 ईयर्स वाले कितने लोग हैं, एक, उसके बाद दो, और दो के बाद दो ही लोग हैं केवल 30 ईयर्स के। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ 40 साल वाले कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे एक है, दो है, और तीन है, तीन लोग हैं जिनकी एज 40 साल है। 50 साल वाले कितने लोग हैं जनाब, यदि हम आपसे पूछें 50 साल वाले कितने हैं, तो एक ही अंकल नज़र आ रहे हैं 50 साल वाले, ये रहे, एक व्यक्ति। 55 ईयर्स वाले कितने लोग हैं, एक, उसके अलावा दो, दो लोग हैं 55 वाले। उसके बाद 60 ईयर्स वाले कितने हैं, एक, दो, तीन और चार, चार अंकल हैं भाई, बूढ़े लोग बहुत हैं शादी में। उसके बाद एक 65 वाले छूट गए हमसे, तो 65, और यहाँ लिख देते हैं 70, ठीक है, 65 और 70, ये लिख दिया हमने 65 और 70, ठीक है ना भाई, ये हम लिख ही देते हैं अच्छे से, प्रॉपर लिख देते हैं, कई बार इसका इरेजर काम नहीं करता है प्रॉपर। चलिए, तो ये हमने लिख दिया 65 और 70। 65 वाले कितने लोग नज़र आए हमको, हमको नज़र आए 65 वाले एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति 65, और 70 साल वाले भी हमें नज़र आए हैं एक व्यक्ति, ठीक है। अगर हम जोड़ के देखें तो 3 और 2 5, 10, 15 और 4 19, एक व्यक्ति अभी भी छूट गए हमसे। 20 ईयर्स वाला एक डेटा मुझसे मिस हो गया है साथियों यहाँ पर, तो मुझे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, 10, 15 और 20, ऐसे कर लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आंकड़े बनते कैसे हैं, टेबल को बनाया कैसे जाता है, जो टेबल आप देखते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। तो 10, 15 और 20, तो 10 वाले कितने लोग थे, एक, 15 वाले दो, और 20 वाले कितने थे, एक। अब आप देखें कि सारे मैंने लोगों को प्रेजेंट कर दिया एक टेबल में, डेटा कैसा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन एक नया शब्द निकल के आया, बारंबारता। बारंबारता मतलब क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, अगर मैं इस टेबल को देखूं और मान लीजिए इसको पढूं, तो इसका मतलब ये है कि 40 साल के जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, तीन। 40 ईयर्स एज वाले कितने लोग भारत में नाच रहे हैं, तीन लोग। ये टेबल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 60 ईयर्स वाले कितने लोग नाच रहे हैं, तो आप बोलेंगे चार लोग, ये मतलब है इस टेबल का। तो एक नया शब्द आया, बारंबारता। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये आंकड़े वर्गीकृत हैं कि अवर्गीकृत। साथियों अगर आपने ध्यान से सुनी होगी मेरी बात, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं कि अवर्गीकृत, ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड डेटा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो भाई, अब एक टेबल, जैसे कि आंकड़े बहुत बड़े हैं, ऐसे एक विद्यालय में हुई परीक्षा में 30 स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए अंक, ठीक है। अब 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, उनका जो प्राप्तांक है वो आपको दिख रहा है, 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको नजर आ रहे हैं बहुत अच्छे से। मतलब ये है इस बात का कि पहले बच्चे ने इतने नंबर, दूसरे बच्चे ने इतने नंबर, तीसरे बच्चे ने इतने नंबर, चौथे बच्चे ने इतने नंबर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 10 की 3 लाइनें, मतलब ये 30 बच्चों का डेटा लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वर्गीकृत डेटा है कि अवर्गीकृत, तो आप बोलेंगे सर ये अवर्गीकृत डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा। अगर ये अनग्रुप्ड डेटा है, अवर्गीकृत डेटा है, तो इसका माध्य निकालने के लिए, इसका मीन निकालने के लिए खुद सोच के देखो आप, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, और आपको लिखना पड़ेगा 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 92 प्लस 95 प्लस, लिखते 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 आपकी कॉपी छोटी पड़ जाएगी और उंगलियां थक जाएंगी।
इसका मतलब जैसे जैसे आंकड़े बड़े होंगे, जैसे जैसे डेटा बड़ा होगा, कुछ और टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट आएगी। तो अगली उसी बात को समझ रहे हैं। ये हेडिंग मैंने आपको यहाँ पर क्या लगाई है, जब आंकड़े अधिक हों, जब डेटा बड़ा हो, तब कैसे आप मीन निकालेंगे, तब कैसे माध्य निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उससे आपको कहीं दिक्कत नहीं बचेगी, बस आप मेरे साथ जुड़ते चलो, ये देखो, अपने दोस्तों से शेयर करो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं बचेगी। अब मैंने देखो भाई उसी डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट किया, यही वाला डेटा। अभी मैंने आपको सिखाया कि टेबल बनती कैसे है, बताया मैंने आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने देखा कि भाई कितने कितने अंक वाला डेटा नज़र आ रहा है। या तो बच्चे को 10 अंक मिले हैं, या तो 20 मिले हैं, या तो 36 मिले हैं, 50 वाले भी हैं, 56 वाले भी हैं, 72 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 95 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, है कि नहीं। अब जैसे मैं पूछूं भाई 36 अंक वाले कितने बच्चे हैं, 36 नंबर जिन बच्चों को मिले वो एक बच्चा, एक दो बच्चा और एक तीन, तीन बच्चों को 36 मार्क्स मिले। तो मुझे 3 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। तो मैं बोलूँगा 36 वालों की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो जितने अंक वाले बच्चे हैं, क्या मिल रहे हैं बच्चों को, अंक। तो एक टेबल मैंने बना ली, अंक। अंक मतलब कितने बच्चे मार्क्स रिसीव कर रहा है। तो मैंने बोला देखिए जैसे कि 36 नंबर वाला कहाँ गया, यहाँ पर, ये रहा 36। जैसे 36 नंबर कितने बच्चों को मिले, 3। तो 3 क्या है मेरे भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, है कि नहीं। 3 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 3 उसकी बारंबारता हो गई। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि सपोज करिए 60 मार्क्स वाला समझते हैं कि 60 नंबर कितने बच्चों को आए, तो साथियों आपने देखा 1 2 3 और चौथा कहाँ गया, ये रहा 4। 4 बच्चों को 60 नंबर मिले। तो आपने देखा कि यहाँ पर 60 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 4। जनरली हम कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, एक इजी तरीका होता है लिखने का। तो ये टेबल आपने जैसे बना दी, सबसे पहले एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता कि उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करते, एक टेबल क्रिएट करते। इसको लिखने की बजाय सर्वप्रथम आप क्या बनाते, एक टेबल करते आप, ये टेबल। अब मेरे भाई आपने एक टेबल बना दी। अब अभी तो आप ये पढ़ के आए कि आंकड़े अवर्गीकृत हैं कि वर्गीकृत, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए बट बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अनग्रुप्ड डेटा। मैंने आपको समझाया था कि जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसमें इस प्रकार का इंटरवल होता है। क्या आपको इसमें इंटरवल नज़र आ रहा है क्या, नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि इसका मतलब यहाँ कोई ग्रुपिंग तो मैंने की नहीं, 36 नंबर वाले 3 बच्चे हैं, ये तो केवल मैंने छोटा करके लिख दिया, ग्रुपिंग कहाँ करी, क्या वर्गंतराल लिया, नहीं। इसका मतलब ये ग्रुप डेटा नहीं है। अब साथियों यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप बोलेंगे कि कितने बच्चों का, तो आप बोलेंगे 30 बच्चों का। और अभी अभी आप जो फॉर्मूला पढ़ के आए थे वो कैसे पढ़ के आए थे, सभी प्रेक्षणों का योग। थोड़ा सा समझना बात को, रटने की कोई बात नहीं है, कोई हमें जल्दी नहीं है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, मीन, यही आप पढ़ के आए हो, और मीन को बोलते हैं एक्स बार। यही आपने अभी सीखा। साथियों थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मीन निकालना है, माध्य निकालना है इस फॉर्मूले से, अब मैं आपसे बोलूं कि प्रेक्षणों का योग, कौन से प्रेक्षणों का योग, किसको जोड़ोगे आप। बच्चे आधे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें से किसको ऐड करें। समझना थोड़ा सा, क्या आप नंबरों को जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। 10 कितना लिखोगे आप, 10 प्लस कितना लिखोगे, 20 प्लस कितना लिखोगे, 36 प्लस कितना लिखोगे, 40। कई बच्चे, हो सकता है एक आध आप में से कोई खतरनाक खिलाड़ी हो, वो इस तरीके से लिख सकता है। भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि गलती कहाँ हो सकती है। जिनको आता है उनको बहुत अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आता तो वो कैसे समझेंगे इस बात को। अब मैंने सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या अगर लिख दिया, ध्यान से समझना, तो ये कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस हिसाब से तो मुझे 13 का भाग लगाना चाहिए, होगा कि नहीं। खुद सोच के देखो कि इन नंबरों का माध्य कैसे निकलेगा। मैं आपको पूरा फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, एक बार पढ़ोगे उसके बाद नहीं भूलोगे। इसको इमेजिन करो मेरे भाई, इसको अगर आप इमेजिन करोगे तो आप कैसे लिखोगे, 10 प्लस 20 प्लस 36 92 95, ऐसे एक पूरा ये आंकड़ा लिखा होगा कितनी बार, 30 बार। कितने टर्म्स होंगे, 30 होंगे कि नहीं। सारी संख्याएं यहाँ पर जुड़ रही होंगी, जुड़ रही होंगी। अपॉन में क्या लिखा होगा, सोच के देखना थोड़ा। अपॉन में कितने प्रेक्षण है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 30 है, ऑब्जर्वेशन 30। अब आप एक बात सोच के देखो कि अगर मैं इन आंकड़ों को पूरे को जोड़ूं, तो आप सोच के देखिए कि 10 कितनी बार आया है। इसको ऊपर वाले डेटा को छोटा कर रहे हैं, 10 कितनी बार आया, एक बार। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी डेटा को 10 एक बार आया मतलब मैं लिखूंगा 10 × 1, लिख सकता हूँ कि नहीं।
अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 20 कितनी बार आया है, तो आप बोलेंगे कि 20 ऐसे लिखा होगा ना, 20 एक और जगह प्लस 20 लिखा होगा, एक और जगह प्लस 20 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 20 यहाँ पर कितनी बार है, अच्छा एक ही बार है, चलो तो एक ही बार है तो सिंपल 20 कितनी बार आया होगा, एक बार, 20 इंटू एक। प्लस, ध्यान से समझना, प्लस अब कितने अंक हैं, जैसे कि मैं टेबल में देखूं उससे बड़ा अंक क्या है, 36, 36। अब आप सोच के देखो यहाँ पर 36, 36, 36, 36 कितनी बार लिखा होगा, 3 बार लिखा होगा, 3 बार। तो क्या इस पूरे एडिशन में 36 प्लस एक और जगह 36 मान लो यहाँ लिखा है, प्लस एक और जगह कहीं 36 मान लो ये लिखा है, ठीक है लिखा हुआ है 36। अब 36 3 बार है तो 36, 36, 36, क्या मैं उसको 36 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, बताओ? आप बोलेंगे सर लिख तो सकते हैं। प्लस अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब देखो जैसे अगला अगला डेटा क्या है, 40, 40। 40 कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो मेरे भाई 40 4 बार लिखने से अच्छा है कि मैं 40 इंटू 4 लिख दूँ, क्योंकि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 का मतलब तो 40 इंटू 4 ही हुआ कि नहीं? सोच के देखो जरा, 40 को अगर मैं 4 बार जोड़ूं तो इसका मतलब 40 का मतलब 4 बार इंटू है कि नहीं, ये सोच के देखो आप, है? तो इसी प्रकार से मैं पूरा डेटा आसानी से लिख सकता हूँ। और सारे डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सारे डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ, नहीं तो हम रट लेंगे और हमें पता नहीं रहेगा कि हो क्या रहा है। इससे आप कभी नहीं बोलोगे आगे कभी भी मेंस दोगे, वैसे तो ज़रूरत ना पड़े, इसी बार आपका हो जाए, लेकिन फिर भी आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात को, समझना। अब ये क्या है, ये है x1। ध्यान से देखो इसको कैसे दर्शा रहे थे आप, x1 x2 x3 दर्शा रहे थे कि नहीं? तो ये x1 इसको हम दर्शाते हैं साथियों xi से, काय से दर्शाते हैं, xi से। i का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये मतलब है। ऐसे ही तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 1 2 3 4 5 6, तो मैं बताऊंगा x का मतलब i। अब इनटू इसकी बारंबारता कितनी है, 1। और साथियों बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है f, इसीलिए xi इंटू क्या बोलते हैं, fi। हो रहा है ये, इसका मतलब क्या, x1 इंटू f1 नजर आ रहा है आपको? इसीलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, x2 इंटू f2। मतलब इस आंकड़े की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिसको मैं दर्शा रहा हूं f2 से। ये आंकड़ा इसका नाम दे देते हैं x3, इसकी बारंबारता कितनी है, 3, तो इसको मैं बोल दूंगा x3 इंटू f3 दे दूंगा, सही बात है। और मैं x1 f1 x2 f2 x3 f3 का क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं कि नहीं? तो अब सबको यदि मैं हटाऊं, बहुत ध्यान से समझना, तो मैं इसको प्लस को क्या बोलता हूं, सिग्मा दर्शाते हैं कि नहीं, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब 1 x1 f1, सिग्मा मतलब प्लस x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4, ये सिग्मा का मतलब प्लस हो गया सारे का, बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है मेरे भाई, 30, 30। अब ये 30 प्रेक्षण कहाँ से आएंगे, ये बारंबारता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इस टेबल को देखो, समझो, ये है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसको जोड़ के देखिए, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, 3 बच्चे यहाँ, 4 बच्चे यहाँ, सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल कितने बच्चे मिलेंगे आपको, 30। तो ये 30 क्या है, ये बारंबारता है ना, एफ आई, तो ये बारंबारता का क्या है, योग, एफ आई। तो और योग है इसलिए क्या दर्शा रहे हो आप, सिग्मा एफ आई। इसीलिए ये सूत्र आपको नजर आ रहा है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब साथियों आई का मान क्या होगा, इसका मतलब समझो, रटने से पहले आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में जहां पर आई का मान 1 से लेकर, जहां आई का मान 1 से लेकर जितनी ये टेबल में कॉलम होंगे उतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्रकार का डेटा है आपके पास। तो आप बोलेंगे जहां पर आई का मान 1 से लेकर कितना होगा, 13 होगा। जहां पर आई का मान जो है साथियों वो कितना हो रहा है, 1 से लेकर 13। नीचे भी कितनी कॉलम है, आई का मान 1 से लेके कितना हो रहा है, 13 तक, ये मतलब है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया माध्य का, और माध्य को काय से दर्शाते हो, x बार से, तो x बार बराबर। आज मैंने आपको सूत्र बनाना बता दिया, इसको रिपीट करके देख लेना, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, चाह के भी कभी नहीं भूलेंगे आप। होता है ना बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे हादसे चाहने के बाद भी भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते, होता है। तो ये हादसा नहीं है, अच्छी घटना है आपके जीवन में। आज आपने ये सूत्र सीख लिया है, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा।
माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ i का मान 1 से लेकर n। n क्यों दर्शाया? n का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 खिड़कियां हैं इसमें, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हम अवर्गीकृत आंकड़ों में चल रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में भी पहले सिंपल फॉर्मूला देखा आपने, जिसमें आपने देखा सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब आपने देखा कि एक स्टेप आगे बढ़ गए, आंकड़े बड़े हैं। आंकड़े बड़े हैं जहां पर क्या आने लगी? विद्यार्थियों की संख्या बड़ी बड़ी आने लगी, जिसको आपने दर्शाया काय से, जिसका नाम क्या है? बारंबारता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने दर्शाई, फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। सारी फ्रीक्वेंसी जब आपको दी जाएगी अवर्गीकृत आंकड़ों में, तब आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम सूत्र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन को सही से इस फॉर्मूले को प्रेजेंट कर दोगे और मान रख दोगे, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, किसी भी तरह से आपके नंबर नहीं काट सकता, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे भाई इसको करते हैं सॉल्व, आइए समझते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होगा कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को इतने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज, देन फाइंड द मीन, या उसका माध्य ज्ञात कीजिए या एवरेज ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? एग्जाम में सीधा ये टेबल बनाओगे, इस टेबल में एक कॉलम और ऐड करोगे जो मैं आपको बनवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई किसी प्रकार के नंबर नहीं काट सकता आपके। उसके बाद यहाँ पर ये अपन ने एक कॉलम और ऐड किया। ठीक है, ये हमने एक कॉलम और बनाया। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये देखिए इसका क्या नाम है? एक्स आई। हमेशा याद रखिए अंक जो है, अंक वो है एक्स आई, और ये है एफ आई। क्या है? एफ आई फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो ये बारंबारता है ना। तीन बच्चे मतलब तीन फ्रीक्वेंसी, चार बच्चे मतलब चार फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, तो ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। अब आपको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो एक टेबल चाहिए जिसको बोलेंगे एक्स आई एफ आई। टेबल में ही हम सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, सारा काम किस में कर लेंगे? टेबल में, एक्स आई इंटू एफ आई। अब देखो भाई, 10 नंबर वाले कितने बच्चे? एक, तो 10 एकम 10। 20 नंबर वाला एक बच्चा, 20 वन ज़ा 20। 36 नंबर वाले तीन बच्चे मतलब 108। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 40 नंबर वाले चार बच्चे मतलब 160। 50 नंबर वाले तीन बच्चे मतलब 150। 56 नंबर वाले दो बच्चे मतलब 112। 60 नंबर वाले चार बच्चे मतलब दोस्तों 240। ये हो गया आपका 280। ये हो गया आपका 72। ये हो गया आपका 80। ये हो गया हमारा 176। ये आपका हो गया 276, और ये हो गया 95। अब साथ ही इसको टोटल करना है, टोटल करना है यहाँ पर। इसको हम टोटल को लिखेंगे कितने, अगर हम इन सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा उसको हम टोटल में लिख देंगे। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ, आंकड़े हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मेन थीम को आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो जैसे कि क्या आ रहा है, जैसे कि अगर हम इसको जोड़ें तो आ रहा है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। 1759 आ रहा है जोड़ने पर, अभी एक रफली मैंने जोड़ा। अब देखिए ये टेबल बना दिया आपने एग्जाम में, अब आप कैसे लिखेंगे? अगर ये क्वेश्चन 7 मार्कर में आया है तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखिए ये सवाल क्या आप 2 मार्कर में पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं पूछ सकता, कोई स्कोप ही नहीं है। 11 मार्कर में ज़रूर पूछ सकता है आपसे, 7 मार्कर में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का एक नेचर भी होता है भाई, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 11 में ही पूछा जा सकता है। 2 मार्कर में पूछेगा तो ये टेबल कहाँ से लिखोगे आप? तो एक लॉजिकली भी सोच के देखें, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो भाई, अब अगर हम बात करें तो आप जैसे, अब सबसे पहले बात करते हैं 7 मार्कर की। आधा पेज है आपके पास, आधा पेज में कैसे लिखना है? आपने एक टेबल बना ली साथियों। अब आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप लिखेंगे कि माध्य बराबर, हम जानते हैं वी नो दैट माध्य बराबर, माध्य x बार बराबर क्या लिखेंगे आप? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन उसको। लेकिन अब आप कैसे दर्शाएंगे? सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटे, या सिग्मा एक्स आई एफ आई की जगह आप सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख दीजिए। एफ आई एक्स आई अपॉन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा एफ आई
अब बताइए आई का मान कितना होगा, 1 से लेके 13 तक। आई का मान कितना होगा, 1 से लेके 13 तक। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आप लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, मान रखने पर। तो जब आप मान रखेंगे तो भाई क्या लिखेंगे आप, x बार बराबर आप लिखेंगे सिग्मा एक्स आई, एक्स आई का मान कितना है 1739 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 30। आप इसको डिवाइड करेंगे। अब ऐसा मत कर देना, एक और बात, नंबर कटवाने के बिल्कुल ऐसे काम ना करें कि नंबर वो जानबूझ के काट ले। ऐसा मत कर देना हमारे धुआंधार बल्लेबाजों कि आप 3 से इसको भाग दे रहे हो, ऐसे काटा पीटी की जो आदत पड़ी हुई है। 3 5 15, फिर आसमान में देख रहे हो, 2 बचा 23 हो गया, 3 7 21, फिर 3 9 में 27, 3 छंके 18 और फिर 10 से वापस डिवाइड किया तो आपको मिला 57.96। ये सब काम नहीं करने हैं। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वाला काम पीछे करना है, रफ पेज पे करना है, यहाँ गंदा नहीं करेंगे। आप लिखेंगे, ये लिखने के बाद जैसे अभी मैं आंकड़े हो सकता है जोड़ने में गलती हो गई हो, आप चेक कर लेना, सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप क्या लिखेंगे, हल करने पर, ऑन सॉल्विंग, हल करने पर x बार बराबर जो भी आपका आंसर हो ये लिखेंगे और लिखेंगे अतः उपरोक्त आंकड़ों का माध्य इतना प्राप्त हुआ, यही अभीष्ट उत्तर है। लास्ट में इतना लिखेंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा खत्म। और फिर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के नंबर नहीं काट रहा है। आपने जो फॉर्मूला दर्शाया है उसको आप बक्से में मार्क करेंगे, अच्छे से बड़े बॉक्स में। आपने जो आंसर निकाला है उसको आप बॉक्स में मार्क कर दीजिए और आप लास्ट में लिखेंगे अतः माध्य इतना प्राप्त हुआ, हैंस वी गॉट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज इतना, और ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको पूरी थीम समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी बिना किसी परेशानी के। ठीक है भाई, अब माध्यिका, मीडियन। अब आते हैं अगली डेटा पर, अगले कॉन्सेप्ट पर, मीडियन, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है साथियों, माध्यिका का मतलब समझें आप। मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक क्लास है। ठीक है भाई, एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चों के मान लेते हैं एज की बात करते हैं, या मान लेते हैं उनके मार्क्स की बात कर लेते हैं, जितने नंबर उनको मिले हैं। किसी बच्चे को मिले हैं 20 नंबर, किसी बच्चे को मिले हैं 30 नंबर, एक बच्चे को मिले हैं 15, एक को मिले हैं 10, एक को मिले हैं मान लीजिए 20 नंबर, एक को मिले हैं 35 नंबर। कितने हो गए हमारे, 6 बच्चे हो गए। एक को 20 नंबर मिले हैं, एक को 40 नंबर मिले हैं, एक को 45 नंबर मिले हैं और एक को मिले हैं मान लीजिए 5 नंबर। ठीक है, 3 और 3 6 और 4 10, 10 बच्चों के नंबर आपको मिले हैं। ये आपका 50 मार्क का एक टेस्ट हुआ था जिसमें 10 बच्चों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, दिस इज द डेटा ऑब्टेन्ड बाय सम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने माध्य तो सीख लिया, माध्य मतलब एवरेज होता है। अब ये माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है। माध्यक या माध्यिका दोनों बोलते हैं इसको, माध्यिका भी बोलते हैं साथियों इसको और माध्यक भी बोलते हैं, परेशान नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर मान लीजिए ऐसा आपको नजर आ रहा है तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ कि हम अभी फर्स्ट कैटेगरी में हैं जहां पर आंकड़े अवर्गीकृत हैं। तो अभी हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीख कर आए हैं। जो मीन निकालना सीख रहे हैं वो हम अनग्रुप डेटा का सीख के आए हैं। अब हम निकाल रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले यदि क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है उपरोक्त आंकड़ों को, इंग्लिश में बता रहा हूं मैं आपको, उपरोक्त आंकड़ों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अरेंजिंग द फॉलोइंग डेटा, अरेंजिंग द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको लिखना है। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। मेरी हैंडराइटिंग में जानता हूँ थोड़ी सी हिब्रू है, पर आप भावनाएं समझिए, भावनाएं कनेक्ट होना चाहिए, है ना। थोड़े से नोट्स बना लेना, रनिंग नोट्स बहुत काम के हैं, पेपर में बिल्कुल कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आरोही क्रम क्या होता है, पहले तो आधे बच्चों को हो सकता है ये कन्फ्यूज़न हो कि भाई ये क्या है आरोही, आरोही ये वो वाली आरोही नहीं है, आशिकी वाली। आरोही अवरोही, एक होता है बढ़ता क्रम, एक होता है घटता क्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो भाई, या तो संख्या बड़े से छोटे की तरफ जमेंगी या छोटे से बड़े की तरफ। कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, आज के बाद ये कन्फ्यूजन ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। आरोही अवरोही का मतलब समझो भाई, आरोही और अवरोही का।
आरोही में ये बताओ कितने लेटर हैं, आप बोलोगे 1 2 और 3। अवरोही में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 4। कम लेटर किस में है, आरोही में। कम लेटर आरोही में मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी तो फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। सही है। अवरोही में कितने हैं, 4 लेटर, मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब आपसे बढ़ता क्रम मतलब बढ़ते हुए की तरफ, घटता मतलब घटते हुए की तरफ, ये तो क्लियर है। असेंडिंग मतलब सीढ़ियाँ असेंड करते हो ना आप, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये तो क्लियर है। आरोही अवरोही में डाउट मैंने आपका खत्म कर दिया है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि उपरोक्त आंकड़ों को कौन से क्रम में, आरोही 3 लेटर मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, तो आरोही क्रम में जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा मेरे भाई, 5। साथियों 5 आएगा सबसे पहले। 5 के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कितना आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 10, फिर कितना आएगा जैसे कि 15, फिर कितना आएगा 20 वाले 1 है 2 है 3 है, तो आपको 20 को 3 बार लिखना पड़ेगा पास पास, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आपसे कहूँ कौन आएगा 30, उसके बाद कौन आएगा 35, उसके बाद कौन आएगा 40, और फिर कौन आएगा 45। ये आपने लिख दिया आंकड़े, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपने जमा दिया, ठीक है। मैं अगले पेज पे ले चल रहा हूँ आपको। 5 10 15 20 30 35 40 45 यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा 5 10 15 20 30 35 और क्या है 40 और 45, 40 और 45, 40 और 45, 3 और 3 6 और 4 10, ये डेटा है आपने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब साथियों अब आप निकाल रहे हैं माध्यक, तो माध्यक का मतलब बस एक बात गांठ बांध लीजिए कि कौन सी संख्या होती है, ठीक बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या होती है, ठीक बीच वाली संख्या। मैं आपसे पूछूं इन 10 में ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ठीक बीच में एक संख्या नहीं है, 1 2 3 4 5, ये 2 आदमी हैं जो ठीक बीच में बैठे हैं, एक आदमी बैठा ही नहीं है। देखो ठीक बीच में एक व्यक्ति नहीं बैठा ना, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ कितनी है 10, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर 10, 10 टर्म्स आपको नजर आ रहा है। और 10 एक कैसी संख्या है साथियों, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम या इवन। अगर मैं बोलूं कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी, ध्यान से समझना, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं जिनके वजन है 20 किलो 30 किलो 40 किलो 30 किलो और 10 किलो, ये 5 बच्चे, इनका भी आपको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आप क्या लिखते हैं, 10 20 30 30 और 40 कर दिया। अब पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 5। 5 कैसी संख्या है, विषम। विषम मतलब क्या है, ऑड। इसको आप दर्शाते हैं पदों की संख्या को n से। ये आपको अभी मैं पूरा बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझो पहले। n का मान 5, n का मान 10। यदि पदों की संख्या सम होगी तो अलग बात होगी, विषम होगी तो अलग बात होगी। ठीक बीच वाली संख्या, इस केस में आप देखो कितनी आसानी से आपको ठीक बीच वाली संख्या मिल रही है, वो है 30। मिल रही है कि नहीं, ठीक बीच वाली संख्या मिल गई, ठीक बीच वाली संख्या। पर यहाँ नहीं मिली, यहाँ पर बीच में आपको 2 संख्याएं मिली। तो दोस्तों आप एक बात समझ रहे होंगे कि इसमें 2 केस बनते हैं। माध्यिका निकालना सीख रहे हो, अवर्गीकृत आंकड़ों की निकालना सीख रहे हो, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। आपने देखा सबसे पहला स्टेप आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर। दूसरा स्टेप आपको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स, n बराबर 10, इवन है कि ऑड है। क्लियर, इवन है तो क्या होगा, ऑड है तो क्या होगा, आप समझते हैं। अगर इवन है, अगर पदों की संख्या सम है, तो जो माध्यक होता है, माध्यक होता है, अगर पदों की संख्या कैसी है दोस्तों, विषम। साथियों कैसी है, ऑड। तो क्या केस है, मैं बता रहा हूं आपको, माध्यक। माध्यक होता है मीडियन, जिसको आप दर्शाएंगे n+1/2, इसको ऐसे ही लिखना है बिना किसी नेतागिरी के, n+1/2 वा पद या n+1/2th टर्म, ये लिखना है आपको। अब n का मान कितना है, 5, तो आप लिखिए इसमें 5 + 1/2 वा पद, और 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 का आधा कितना होगा 3, मतलब कौन सा पद, तीनवा पद। तीनवा पद मतलब 1 2 और 3, तीनवा पद मतलब कितना, आंसर आया 30। तो इसका जो माध्यक है वो क्या हो गया 30, मीडियन माध्यिका। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको लिखना है n/2 वा प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। बहुत ध्यान से समझना, ये n+1/2 है मेरे भाई,
ये n/2 + 1 है। बहुत ध्यान से समझें इस बात को। चलो इसको निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखूँ n का मान कितना है 10, तो 10/2 वा पद और 10/2 + 1 वा पद। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है हमारे पास। 10/2 मतलब कौन हो गया, पांचवा पद। कौन सा पद हो गया ये, पांचवा पद, प्लस 10/2 5, 5 और 1 कितना हो गया, छठवा पद। छठवा पद बटे 2। अब साथियों आप देखो इसमें पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5। पांचवा पद भी 20 है और छठवा पद भी 20 है, तो हम लिखेंगे 20 + 20 / 2, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 20। आशा करता हूँ दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी माध्यक की। तो क्या होगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, n बराबर कितना है, सम है, तो n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा टर्म / 2। विषम है तो सीधा n + 1/2 है टर्म। दोनों को नोट कर लें अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो पहले यहाँ डेफिनेशन पढ़ लो, अब समझ में आ जाएगी। माध्यिका का क्या अर्थ है भाई, ठीक बीच वाली संख्या, एकदम बीच वाली संख्या, ठीक मिडिल वैल्यू। अब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ये। अर्थात यह प्रेक्षणों का वह मान है जो उसे ठीक दो भागों में बांट देता है, ठीक दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डेटा को, एकदम सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन मीन्स एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सैंपल इफ इट डिवाइड्स एनी डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स, बराबर भागों में बांट रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मोहल्ले में निवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की आयु निम्न प्रकार है। ठीक है, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे साथियों। 17 7 2 7 ये सब दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाता है, लेट अस से कि क्वेश्चन आपको 7 मार्कर में आता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उपरोक्त आंकड़ों को कौन से क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही। अरेंजिंग द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आधे पेज में मुझे लिखना है, तो मैं आरोही क्रम में देखूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है, 2। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है, देखिए 5। कितना नज़र आ रहा है, 5। उसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है साथियों, 7। एक बार नज़र आ रहा है कि 2 बार, 2 बार नज़र आ रहा है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, 8। 8 भी 2 बार है भाई, 8 भी 2 बार लिख दिया हमने। उसके बाद देखें क्या दिख रहा है आपको, 10। ये 10 दिख गया। 10 के बाद अपने को नज़र आ रहा है 14 और 15, तो ये 14 और 15 लिख दिया। ठीक है, अब क्या नज़र आ रहा है, 10 2 बार है, तो हमने 10 को 2 बार लिख देते हैं। ये 10 को हमने 2 बार लिख दिया, ये एक बार यहाँ भी है। 14 हो गया, 15 हो गया, अब क्या बचा, 17, तो हमने 17 लिख दिया। फिर हमने लिख दिया 18, ये 18 लिख दिया। फिर क्या है 24 27, तो ये हमने 24 लिख दिया और 27 लिख दिया। फिर हमने लिख दिया 28 28। फिर हमने लिख दिया 28 के बाद हमने लिख दिया 48 48। ये आपने अरेंज कर दिया आरोही क्रम में। अब आपको क्या देखना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। कितनी है, 16। 16 ही टर्म्स है ना, कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16, 16 नंबर ऑफ टर्म्स है, 16। अब n कैसा है, ब्रैकेट में लिखेंगे सम या इवन, तो आप बोलेंगे अतः माध्यिका, या जिसको हम बोलेंगे मीडियन, या हम बोलेंगे माध्यक, कुछ भी बोल सकते हैं। अतः माध्यक बराबर n/2 वा पद क्या होगा, एक बार मेरे साथ बोलिए, n/2 वा पद बटे n/2 प्लस, क्या मैंने ये सही लिखा है क्या साथियों, देख के बताना जरा। आप में से कितने लोग एग्री हैं, जल्दबाजी में ऐसा काम मत कर देना। ठीक है, ये गलत है, अच्छे से समझें। क्या होगा, n/2 + 1 वा टर्म या पद बटे 2, लिख दिया आपने इतना। अब क्या लिखोगे आगे, मान रखने पर, क्या लिखोगे आगे, मान रखने पर। तो मैं यहां लिख देता हूं मान रखने पर। आपने कहा कि मान रखने पर, साथियों मान रखने पर क्या होगा समझते हैं। मान रखने पर यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो n का मान कितना है, देखो n का मान है 16। तो कैसे लिखेंगे आप, 16/2 वा पद, पद लिखना यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, 16/2 + 1 वा पद / 2, तो कितना हो गया, 8वां पद प्लस 9वां पद / 2, मान रखिए 8वें पद का,
एट्थ और नाइन्थ टर्म चेक करिए, इसमें से मत रख देना जल्दबाजी में उठा के, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां और नौवां पद है 10 और 14। तो कितना लिखेंगे हम, 10 और 14/2, मतलब 24/2, और आपको मिल जाएगा 12। और नीचे क्या लिखोगे, अतः उपरोक्त आंकड़ों का माध्य 12, माध्यिका 12 प्राप्त हुई, यही अभिष्ट उत्तर है। Hence we got the median of the following data is 12. This is the final answer. इतना आप लिख दें, 7 मार्कर आपको बहुत खुशी खुशी दे देगा। इसको थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बिना किसी समस्या के। अगर आपको स्पेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो एरो मार्क यूज़ करें, इस स्टेप को यहाँ लिख दें, एरो मार्क यूज़ करें, इस स्टेप को यहाँ लिख दें, एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये समझ में आपको आया होगा। चलो भाई, एक और दिया हुआ है माध्यिका का उदाहरण। किसी नृत्यशाला में 10 विद्यार्थियों की आयु आपको दे रखी है, 10 स्टूडेंट्स की आयु। तो आप क्या बोलेंगे, बहुत आराम से आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे आप। और सिर्फ आंसर नहीं देना है, आपको आंसर राइटिंग करके देखना है। 7 मार्कर में क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें इसका। चलो, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर बताइएगा साथियों। अब है बहुलक। बहुलक, आखिरी इंपॉर्टेंट बात, जिसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। इसको बोलते हैं हम मीन, मीडियन और मोड। मोड में आ गए हम, अनग्रुप डेटा में चल रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों में चल रहे हैं। सेशन थोड़ा लंबा है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। एक ही वीडियो में मैंने आपका आधा सेशन जो है वो, आधा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। बहुत आराम से आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ मोर देन सफिशिएंट रहेगी आपको। ठीक है, चलो भाई, बहुलक। अब बहुलक का मतलब संधि विच्छेद मत कर देना कि विवाह के उपरांत बहू के द्वारा लाया जाने वाला लक बहुलक कहलाता है, कि बहू वही जो लक लेके आती है शादी के बाद साथ में और बहुत सारे पैसे, उसी को बहुलक कहते हैं। ऐसा तो मत सोचिएगा, ठीक है जनाब। ऐसा ना करते हुए अब क्या करना है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षणों का वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक होती है। रिपीटेशन किसका सर्वाधिक है? अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये बताया था कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन जिस डेटा का होगा उसी को बहुलक कहते हैं। मैंने आपसे बोला था, अगर मैं देखूं, एक कंपनी है जो जूते बनाती है, शूज़ बनाती है, उसने देखा कि भैया मेरा जो 8 नंबर का जूता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है मार्केट में, 8 नंबर के कस्टमर मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो 6 नंबर भी बेचता है वो, 7 नंबर भी बेचता है, 8 नंबर भी बेचता है, 9 नंबर भी बेचता है, 10 नंबर भी। अगर सबसे ज़्यादा डिमांड 8 नंबर की है तो मैं जितने भी जूते बनाऊंगा उसमें सबसे ज़्यादा जो वैरायटी में बनाऊंगा वो कौन से नंबर की जूते की बनाऊंगा? 8 नंबर के जूते की। डेटा एनालिसिस हुआ कि नहीं? मुझे सबसे ज़्यादा डिज़ाइन कौन से रखने चाहिए? 8 नंबर के, क्योंकि मेरे पास कस्टमर 8 नंबर का सबसे ज़्यादा है। तो ये डेटा एनालिसिस में काम करता है हमारी ये सारी चीज़ें। तो उस पूरे दुकानदार के जो आंकड़े हैं उसका बहुलक क्या हो जाएगा? 8। सबसे ज़्यादा आदमी किधर भरे हुए हैं? 8 की तरफ, ऐसा मतलब है बहुलक का। समझ में आया? उदाहरण के लिए जैसे देखो, एक छोटा सा डेटा लिखा है। अब बहुलक निकालने के लिए आपको हमेशा आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे? वही लाइन, उपरोक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अरेंजिंग द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अभी हम अवर्गीकृत आंकड़ों में चल रहे हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूँ सबसे छोटा कौन है? 18, ये मैंने लिख दिया 18। उससे बड़ा कौन है? 24, ये मैंने लिख दिया 24। उससे बड़ा कौन है? 25 28, उससे बड़ा है 25 28। फिर उससे बड़ा कौन है भाई? 30, 30 वाला लिख दिया। 30 के बाद कौन है? 35, और 40 वाले दो हैं। 35 40 वाले दो डेटा है हमारे पास, ये मैंने लिख दिया 40 वाले दो डेटा। ठीक है, उसके बाद 55 वाले कितने डेटा हैं? 3। 55 वाले 3 डेटा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि एक किसी बारात में नाचने वाले बाराती, एक बारात हो रही है, उसमें बाराती आए हैं डांस करने। अगर उसमें बाराती आए हैं, माफ़ कीजिएगा साथियों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बाराती उसमें डांस करने आए हैं, तो भाई कितने बाराती आए हैं? 10 बाराती आए थे। सबसे ज़्यादा कौन सी एज वाले बाराती आए हैं? सबसे ज़्यादा जो बाराती आए हैं वो 55 साल वाले आए हैं। 55 साल के अंकल सबसे ज़्यादा नाच रहे हैं। ठीक है, अंकल नहीं कहना चाहिए, 55 कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है। एक मूवी भी है, उम्र 55 और दिल बचपन, तो दिल से ज़िंदा होना चाहिए आदमी। तो 55 साल वाले 3 अंकल बहुत ज़ोर से ठुमके लगा रहे हैं। तो पूरी बारात का बहुलक, मतलब सबसे ज़्यादा जो बहू के लिए लक ला रहे हैं वो कौन है? 55 साल वाले। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है, उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 55 की है।
कितनी बार है ये लोग? 3 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों? 3। उससे हमें मतलब नहीं है, पर बहुलक कितना होगा? अतः इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? 5। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 55 की, तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। सिंपल। मतलब ज़्यादा बारंबारता जिसकी वही बहुलक। अगर मैं आपसे बोलूँ एक विद्यालय में एक पेपर हुआ जिसमें 32 स्टूडेंट्स हैं, उनने कुछ अंक प्राप्त किए। अब इसका क्या मतलब है? 10 नंबर जिस बच्चे के आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 1। 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 1। 36 नंबर किन बच्चों को मिले हैं? 5। मतलब 5 स्टूडेंट है, राम श्याम मोहन सोहन राकेश, सोहन राकेश, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको कितने नंबर मिले हैं? 36। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं 4 जिनको 40 नंबर मिले हैं, और ये पूरी टेबल दी है कितने बच्चों की? 32। अब ये ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप्ड? बताइए। समझ गए ये कैसा डेटा है? ग्रुप डेटा। वर्गीकृत, अवर्गीकृत, कहीं भी वर्ग अंतराल नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वर्ग अंतराल नहीं है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उपरोक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, बढ़ते क्रम में। तो भाई देखो यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए ऑर्डर में ही है, 10 के बाद 20, 36, 40, 50, 56, सारे नंबर बढ़ते हुए ऑर्डर में हैं, तो ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लिखते कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, तो सीधा आप देख के बोलेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 5। किसकी है? 36। मतलब 36 नंबर जो आए हैं वो एक बच्चे को आए हैं, 2 बच्चों को आए हैं, 3 बच्चों को आए हैं, 4 बच्चों को, कि 5 बच्चों को? 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको 36 मार्क्स मिले। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? ये 5 बार। तो इसका बहुलक कितना होगा? 5। अगर एग्जाम में गलती करी तो नंबर कट जाएंगे। 5 नहीं है इसका बहुलक। 5 फ्रीक्वेंसी है, 5 बार कितने नंबर मिले? 36। इसका मतलब इसका जो बहुलक है वो कितना है? 36। नंबर 36 है ना भाई। यहाँ पर बाराती कितने थे? 3। 3 बहुलक था कि 55? 55। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि 36 नंबर जो है इसका बहुलक है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 36 अंक वाले विद्यार्थियों की, अतः बहुलक 36 होगा। इतना लिखेंगे और बात हो जाएगी खत्म। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। साथियों, मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न दे रहा हूँ। ये एक और अभ्यास प्रश्न है आज की इस क्लास का। क्लास समाप्त हो चुकी है यहाँ पर आपकी। मैं उम्मीद करूंगा आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। एक आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं अवर्गीकृत, इनका मीन मीडियन मोड आपको तीनों का बताना है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो आपको उम्मीद करूंगा बहुत पसंद आया होगा, और ये सेशन मोर देन सफिशिएंट है। अब आपको माध्य माध्यिका बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों, ये मेहनत मैं उम्मीद करूँगा आपके मेंस में 4 चांद लगाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू।